Good morning, 8 English medium students. Welcome again to online classes of APN School. And here we start our lesson 2 in social science, administrative structure, policies and impact of British rule. As you all know that yesterday we completed our lesson 1's question answers in social science. Okay, so our lesson 1 is completed and now today we start our new lesson 2. Administrative structure, policies and impact of British rule. That means, as you all know that in last chapter we discussed about the European trading companies came to India for spreading their power and supremacy to control over India. Okay, and at last the British East India Company established their rule in India. Okay, and they just made the supremacy to control over the India. And now in this lesson we discussed about the administrative structure of British East India Company, the policies of British East India Company and the impact of British rule to our country. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत पर, उसने राज्य करने के लिए अपने आप को स्थापित किया. उसने सभी यूरोपियन जितनी भी और अदर कंपनीज थी, ट्रेडिंग कंपनीज, उन सब से रिवॉल्ट के बाद, कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद एट लास्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी कंपनी थी, ऐसे लोग थे जिन्होंने कि भारत पर अधिकार स्थापित किया और अपना अधिकार स्थापित करके भारत को उन्होंने क्या किया? भारत को बंधक बना लिया, या ये कह लें कि भारत उनके कंट्रोल में चला गया. अब उसके बाद इस लेसन में हमें पढ़ना है कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, क्या क्या किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं, क्या क्या प्रशासनिक नीतियां थीं, है ना, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिसीज़ क्या क्या थी, और जो भी ब्रिटिश रूल, दैट मीन्स ब्रिटिशों के द्वारा जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए थे उनका भारत पर और भारत के लोगों पर क्या असर पड़ा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस लेसन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूअल रूल इन बंगाल. दैट मीन्स बंगाल में दोहरी नीति या दोहरा शासन. सो क्या हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन स्थापित किया तो उन्होंने नॉर्मली जो डिफीट करके कर्नाटक वॉर्ड्स के थ्रू और कंपनी इस्टेब्लिश हुई और उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी कहाँ कहाँ दिखाई? भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध एंड मुगल. ओके, सो जब बंगाल पर उन्होंने अपना सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अचीव करके बंगाल पे सुप्रीमेसी दिखाई, तो एट दैट टाइम दे डिस्ट्रीब्यूट बंगाल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने डुअल रूल को चलाया. दैट मीन्स कि दे थॉट कि दैट जो नॉर्मल जो पॉलिसीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं, नॉर्मल जो वर्क है वो एक व्यक्ति के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू सारे रूल्स रेगुलेशंस लगा के पॉसिबल नहीं है. तो उन्होंने उस वर्क को दो लोगों में डिवाइड कर दिया. एक दीवानी कार्यभार संभालता था, एक फौजदारी का कार्यभार संभालता था. इसको हम डिफरेंस इस तरह से कर सकते हैं कि दीवानी कार्यभार जो था वो कार्य था जो कि इंडिया के नॉर्मली जो दीवानी राइट्स जो थे वो निजामत के हाथ में होते थे, और निजामत का मतलब होता था जो कि पीस को मेंटेन करता था, प्रोटेक्शन करता था अदर फोर्सेस से, आउटर फोर्सेस से, जो दूसरी सेनाएं थीं उनसे बंगाल की रक्षा करता था. इसके साथ ही साथ जो इंग्लिश कंपनी थी उन्होंने इलाहाबाद के मुग़ल एम्परर शाह आलम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल निज़ामुद्दौला के हाथ में राइट्स दिए थे निज़ामत के. ठीक है ना, दैट जो कंपनी की सारी जो वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो इनके हाथ में थी, जो कि रिलेटेड थी ट्रेजरी और आर्मी से. दैट मीन्स कि जो लेन देन होना था, जो भी खजाने से रिलेटेड या जो भी मुद्रा से रिलेटेड कार्यभार था, और आर्मी यानी सेना से रिलेटेड जो कार्यभार था वो इनके हैंड में था. और जो निज़ामती जो कार्यभार था जो कि नवाब ऑफ बंगाल के हैंड में था, वो था प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर फोर्सेस, जो कि बाहर की सेनाएं थी उनके आक्रमण से देश को बचाना. ठीक है, बट क्या हुआ कि पावर ऑफ बंगाल वॉज डिवाइडेड बिटवीन कंपनी एंड नवाब. इस तरह से पावर ऑफ बंगाल जो थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक कंपनी में और एक नवाब में.
दिस सिस्टम वॉज नोन एज ड्यूअल रूल सिस्टम। और ये जो सिस्टम था ये ड्यूअल रूल सिस्टम यानी कि दोहरी नीति से शासन करने का सिस्टम जो था ये कहलाता है। ठीक है। नाउ डीमेरिट्स ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। अब एज यू ऑल नो दैट कोई भी कार्य यदि एक व्यक्ति करेगा तो उसे बहुत ही प्रॉपर वे में करेगा, है ना, सिस्टमैटिक वे में करेगा। बट उसी वर्क को यदि हम डिवाइड कर दें, ठीक है, तो दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और वो उतना सेटिस्फैक्ट्री या उतना पर्टिकुलर या उतना परफेक्ट नहीं होगा। सेम यही काम हुआ ड्यूअल गवर्नमेंट के उसमें। जो रियल कंट्रोल था कंपनी के हाथ में था, ठीक है ना, बट इन इट रियलिटी इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल लाइबिलिटीज़। कंपनी के हाथ में सारा कंट्रोल तो था, परंतु सच्चाई ये थी कि वो सारी लाइबिलिटीज, सारे दायित्वों से मुक्त थी। क्यों? क्योंकि नवाब वॉज द रूलर। नवाबों का क्या काम था? नवाब दूसरे अटैक से, कंट्री को आउटर अटैक से बचाना था। पूरी जो भी मेन वर्क था वो जो फोर्स से रिलेटेड था, सारी चीज़ें जो थी वो नवाब के हाथ में थी। तो बट जो फाइनेंशियली सेक्टर था वो कंपनीज लुकआउट करती थी। तो दैट्स वाई कोई भी प्रॉफिट बेस पर अगर हम कहें तो नवाबों को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता था, है ना। सो द कंपनी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। ओके, कंपनी किसी भी चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी। और इस वजह से क्या था, दोनों बंगाल में दोनों ही कंपनी और नवाब के बीच में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और ये रीज़न था कि जो बंगाल का एग्रीकल्चर था, इंडस्ट्री थी, ट्रेड था, ये सब स्पॉइल हो गया, डैमेज्ड हो गया। एंड एट लास्ट द कंपनी अपॉइंटेड वॉरेन हेस्टिंग्स एज गवर्नर ऑफ बंगाल in 1772 and soon after taking charge Hastings abolished the dual rule system। Hastings ने उस dual rule system को हटा दिया and took the rights of निज़ामत and दीवानी in his hand। और उसके बाद उसने दीवानी और फौजी जो भी राइट्स थे निज़ामत के और दीवानी के वो अपने हाथों में ले लिए। दैट मीन्स ऑल वर्क्स वर इन हिज हैंड। ओके, सारा जो काम था वो उसके अपने हाथों में आ गया। एंड द नवाब ऑफ बंगाल हैड नथिंग टू डू नाउ एक्सेप्ट गेटिंग पेंशन। और उसके बाद जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनके पास कुछ भी करने को नहीं था सिवाय पेंशन लेने के। ओके, नाउ द ब्रिटिश कंपनी और द ब्रिटिश रूल जस्ट फॉर्म सम एक्ट्स। कुछ एक्ट बनाए, कुछ कानून बनाए ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थापित करने के बाद अपना साम्राज्य। उनमें से जो मेन एक्ट्स थे उसमें फर्स्ट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। सो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो स्वतंत्र व्यवसाय के लिए कार्य करने वाली एक बॉडी थी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने पूरी कंपनी को मैनेज किया हुआ था और उन्होंने अपॉइंट किया था और उनके ही अंदर अधिकार था कि वो अपॉइंट भी कर सकते और डिसमिस कर सकते थे कंपनी स्टाफ को। ओके, दे मेड फॉरेन पॉलिसीज़, ट्रेडिंग पॉलिसीज़ एंड मेंटेन द आर्मी। ये जो फोर्स थी ये क्या करती थी, फॉरेन पॉलिसीज़ को, ट्रेडिंग पॉलिसीज़ को मेंटेन करती थी, बनाती थी और साथ ही साथ जो सेना को मेंटेन करने का कार्य था वो भी ये कंपनी करती थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ट्रेडिंग कंपनी इस 1757 के बाद क्या हुआ कि इसमें कुछ चेंजेस हुए और ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी बन के रह गई। दैट मीन्स कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी बन के रह गई। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंटरवेन इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसने अपने आप को सेपरेट कर लिया कि वो कंपनी के वर्कर के रूप में काम नहीं करेगा। नाउ जो सिचुएशन बंगाल में हुई थी कि मिस गवर्नेंस हुआ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है, तो उसके बाद डुअल रूल को हटाया गया बंगाल से। सो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया, सारी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व किया एंड फाइनेंशियली ह्यूज वेल्थ जो था वो बंगाल में स्थापित हुआ। दैट मीन्स बंगाल फिर एक समृद्ध राज्य बन गया। ओके, नाउ कीपिंग दीज फैक्टर्स इन व्यू द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। और इन्हीं सब व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में स्थापित किया। द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वर to remedy to drawbacks in the company's organization and to rectify the
कॉजेज ऑफ कंपनीज मिस गवर्नेंस इन इंडिया। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, दो कार्य थे, दो तरीके से इसको बनाया गया था। उसका मेन रीज़न था कि जो कंपनी के ड्रॉबैक्स थे, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी को बनाने में जो भी असफलताएं या जो भी कमियां थी उनको फाइंड आउट करना, और उसके बाद उन कमियों को रेक्टिफाई करके कंपनी की मिस गवर्नेंस जो भारत में हो रही है उसको दूर करना। ठीक है, तो दैट मीन्स कंपनी की कमियों को उजागर करके उन कमियों को मेनली दूर करना जो था वो इस रेगुलेटिंग एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था। क्लियर? नाउ the main provisions of regulating act was that the act provided specific measure to set up a new administrative framework. इस एक्ट ने न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क किया। बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट बट दिस एक्ट एंडेड देयर फ्रीडम। जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी थी वो फ्री थी, बट इस एक्ट ने उनकी फ्रीडम को छीन लिया। और गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड मद्रास टू। A 4-member council was formed to help the governor general. That means पूरी की पूरी पॉलिसी स्ट्रैटेजी को चेंज करके ऑल ओवर द इंडिपेंडेंसी जो थी वो छीन कर एक तरह से गुलाम बनाने के लिए पूरा का पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ओवर थ्रू करके और इस एक्ट के थ्रू सारा इस्टेब्लिशमेंट जो था वो अपने हाथों में ले लिया। इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में स्थापित किया गया। ओके, और इस एक्ट में और भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए जो कि देश के हित के लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं थे। क्लियर स्टूडेंट? सो ये एक्ट जो था, नॉर्मली डीमेरिट्स ऑफ दिस एक्ट वाज दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द कंपनी अफेयर्स जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी थी। कंपनी जो थी वो देश के हित में ना कार्य करके पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगी थी। उसके बाद कंपनी की वर्किंग स्टाइल जो थी वो इम्प्रूव होने की बजाय कंटिन्यूसली नीचे गिरती जा रही थी। ओके, नॉर्मली गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल आपस में ही सहमत नहीं रहते थे और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे बढ़ते जा रहे थे, और बहुत सारे राइट्स और प्रेसिडेंसीज जो थी वो गवर्नर जनरल को नहीं थी, सिर्फ वो एक नाम के लिए जनरल था। तो दैट्स वाई जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो अंदर ही अंदर द्वेष की भावना थी, वो जनरेट होती जा रही थी। तो ये जो डीमेरिट्स थे ये इस रेगुलेटिंग एक्ट के डीमेरिट्स थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्ट विच ब्रिटिश कंपनी स्टैब्लिश टू इंडियन पीपल, ये हम जो है वो हमारे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही है। आप इसे ध्यान से समझें और एक बार इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग लगा लेंगे।